बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है राजधर्म का। आज राजधर्म में सबसे पहले बात करेंगे देश में वक्फ बिल पर छिड़े महाभारत की। आज देश की राजधानी से मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मजमा लगा। इसमें देश भर के मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु ने हिस्सा लिया है। सबने बारी बारी से वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। मुद्दा वक्फ बिल का था, लेकिन बात संविधान, जुल्म, नाइंसाफी तक पहुंच गई। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर भी पेश की। और अब मंच ऐसा हो तो भला पॉलिटिकल पार्टियां दूरी कैसे बना पाएंगी? और कुछ हुआ भी यही। कई विपक्षी दलों के नेता धरने के मंच पर पहुंचे और सियासत की चिंगारी को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। जंतर मंतर पर मुसलमानों और मोदी विरोधियों का मजमा लगा तो सबने पूरी ताकत से सरकार को कोसा और अपना एजेंडा पूरे देश के सामने रख दिया। अब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी जरूर होगा। मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर धरने से पूरी तरह उठे नहीं थे कि हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम संगठनों के प्रोटेस्ट का विरोध किया, साथ ही वक्फ बोर्ड को खत्म करने की डिमांड भी रख दी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस कुछ लोगों को डिटेन करके ले भी गई। और देखिए, जैसे एक तरफ मौलाना मंच पर जुटे तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतर आए और वक्फ बिल के को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। वक्फ बिल का देखिए यहाँ पर मौलानाओं ने मोर्चे बंदी की हुई है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल काफी गर्म हो गया। सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने के नारे लगाए जाने लगे। इस पूरे प्रोटेस्ट का सूत्रधार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा। बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने इसकी अगुवाई की। प्रोटेस्ट में देश भर से मौलाना इकट्ठे हुए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी, शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद, मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अली तकवी, यासिर अली उस्मानी ने कौमी एकता का नारा दिया तो वहीं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उपाध्यक्ष ओबेदुल्ला आजमी, बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब सैयद कासिम इलियास ने वक्फ बिल को लेकर अपनी खिलाफत दर्ज कराई है। AIMPLB चीफ सैफुल्लाह रहमानी ने तो मोदी सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया कि अगर वक्फ बिल संसद में पास हुआ तो देश की गली गली में आंदोलन किया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश में संविधान की हिफाजत की, बचाव की लड़ाई है। इस लड़ाई में सिख भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं, दलित भाई भी हमारे साथ हैं। यह लड़ाई यहाँ की अक्सरियत से या हिंदू भाइयों से नहीं है, हुकूमत से है, जुल्म के खिलाफ है, नाइंसाफी के खिलाफ है। इस लड़ाई को अभी हमें बहुत देर तक लड़ना होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने तमाम भाइयों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सबों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सबों के साथ हम इंसाफ कराने की कोशिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में, गली कूचे में हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन होगा और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में आप सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे आप सब हजरात। मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि देश में मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुस्लिम को नुकसान हो। लेकिन मुस्लिम संगठन बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अड़ियल रवैया भी है और साथ ही कुछ दलीलें भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का यह कहना है कि मुस्लिमों की संपत्ति हड़पने की साजिश हो रही है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन थोपना चाह रही है और दलील यह भी है कि वक्फ बिल पर रायशुमारी के लिए जेपीसी में हमारी राय ही नहीं सुनी गई। जेपीसी में विपक्ष के संशोधन भी स्वीकार नहीं किए गए हैं, यह आरोप है। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीजें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत।
मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहां जहां धांधलियां हो रही हैं उन धांधलियों को खत्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मेंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेजों के दौर की हमें याद दिलाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ मंच सजाया तो मोदी विरोधियों को सरकार के खिलाफ बोलने का एक जरिया मिल गया। विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल भी हुए। कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद, गौरव गोगोई, अखिलेश की तरफ से धर्मेंद्र यादव, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद शामिल हुए। शरद पवार के एनसीपी से फौजिया खान, लेफ्ट की तरफ से हन्ना मोल्ला, दीपांकर भट्टाचार्य मंच पर नजर आए। आईयूएमएल से मोहम्मद बशीर, टीएमसी से अबू ताहिर खान, महुआ मोइत्रा भी शामिल हुई। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जब बोलने का मौका मिला तो वो सीधे नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान से समर्थन की मांग करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? मुस्लिम संगठनों के कंधे पर विपक्षी नेता अपना निशाना लगा रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट में विपक्षी दलों को न्योता बकायदा भेजा भी गया था। विपक्ष का ये कहना है कि वो संसद में वक्फ बिल के खिलाफ तो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं और हर तरह से मुस्लिम संगठनों के मांगों के साथ खड़े हैं। हालांकि सरकार का स्टैंड इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ये तर्क देती है कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्त की मांग है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ढांचे में सुधार की जरूरत है। वक्फ बोर्ड में मुतवल्लियों के रोल पर नजर भी जरूरी है और साथ ही वक्फ की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल और उसके रख रखाव पर कंट्रोल भी करना होगा ताकि कोई भी घपला ना हो पाए। लेकिन मौलाना सरकार का टारगेट कुछ और बता रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है।
हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। संसद में जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो चुकी है। सरकार इसी सत्र में इसे सदन में ला सकती है और इसीलिए मौलानाओं की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि एक्ट में संशोधन के बाद कई तरह के बदलाव होंगे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भी एंट्री को लेकर सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति तक कई बदलावों को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर वक्फ एक्ट में संशोधन से वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म हो जाएगी और उसकी शक्तियां जो अभी असीमित है उन पर लगाम लग जाएगी। लेकिन सियासी दल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सियासी पार्टी नफे नुकसान का अनुमान लगाकर इसका विरोध कर रही हैं। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्फ कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आपको वक्फ संशोधन बिल की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया गया था। 22 अगस्त को 31 सदस्यों की जेपीसी की एक पहली बैठक हुई। वहीं 29 जनवरी 2025 को जेपीसी की आखिरी मीटिंग में बहुमत से मंजूरी दी गई। 30 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 13 फरवरी को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में टेबल की गई। 27 फरवरी को संशोधित ड्राफ्ट बिल मोदी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया और मंजूरी मिल गई। और आज जब अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद को मंच मिला तो उन्होंने आखिरी दम तक बिल का विरोध करने की बात की कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा बड़ा भूमि मालिक है और देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। जमीन का एरिया जो है वो 9.4 लाख एकड़ का है। संपत्ति 8 लाख से ज्यादा है। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है वो है 1.2 लाख करोड़। सरकार के मुताबिक मुस्लिमों के 9,942 मामले वक्फ के खिलाफ हैं। 40,951 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में हैं और इन सब को देखते हुए सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन को जरूरी बता रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध कर रही हैं। हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है, वो पहले दिन से ये वक्फ बिल, ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स, Muslims have given for the community, and this is something, this is sacred in law and has to be protected. तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ चदरा बोलना चाहिए।
और एक चीज जो है, इन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मजमा लगाया तो महाराष्ट्र से शरद पवार ने अपनी एक महिला सांसद को दिल्ली भेजा। फौजिया खान ने सीधे केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए ये कहा कि यह बिल मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश हो रही है। मैं और हमारी पार्टी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करती है और हमें बिल्कुल किसी हालत में ये बिल मंजूर नहीं है। ये जो बिल है, ये बिल पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। सरकार पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा में लगी हुई है कि किसी तरह मुसलमानों के ये हुकूक को छीन लिए जाए। इस बार वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म करके हमारे इबादत गाहों पर कब्जा करने की जो साजिश है वो हमें मंजूर नहीं है, हम ये कभी होने नहीं देंगे। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद वक्फ बिल को जहरीला बता रहे हैं और उनका कहना है कि कट्टरवादियों को खुश करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलतफहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फ की है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी का माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए और सही अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, पता देना अल्लाह का काम है। वक्फ के खिलाफ मौलानाओं की मोर्चेबंदी से पहले कांग्रेस ने किनारा किया था, लेकिन जंतर मंतर पर दलीलों का दौर शुरू होने के साथ ही सलमान खुर्शीद भी वहां पहुंच गए और उन्होंने केंद्र सरकार पर मुस्लिम समाज का सेंटिमेंट ना समझने का आरोप लगाया है। हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। कहीं भी किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हम अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हल्ला बोल दिया है तो महाराष्ट्र में भी हिंदुवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया है। शहर शहर हिंदुवादी संगठनों ने रैली निकाली और औरंगजेब के पोस्टर्स को जलाया गया, उसे पैरों से कुचला गया। महाराष्ट्र में इस वक्त औरंगजेब बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और इसकी शुरुआत अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने से हुई थी। उसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब हिंदूवादी संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए।
औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में रण छिड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र के हर जिले में आज सड़कों पर हैं। शहर शहर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब का पुतला फूंका, जय शिवाजी जय संभाजी के नारे लगाए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि अगर राज्य से औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो अयोध्या की तर्ज पर कार सेवा शुरू करेंगे, यानी कि अयोध्या जैसे आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। वीएचपी और बजरंग दल का यह कहना है कि उसे शिवाजी के राज्य में औरंगजेब का नामो निशान भी मंजूर नहीं है और इसीलिए फडणवीस सरकार कब्र को जल्द से जल्द हटाने पर फैसला करे। औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी खुलदाबाद में मौजूद है। संभाजी नगर में भी हिंदू संगठन मार्च कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की प्रोटेस्ट के कारण औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और यहां आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। साथ ही पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत बहुत ज्यादा हाई हो गई है। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। इस कब्र के साथ में हमें उस गुलामी भरी मानसिकता को, जो औरंगजेबी मानसिकता है, औरंगजेब के जो वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको भी वहां से डिटैच करना है, तभी वो भारत से जुड़ पाएंगे। नहीं तो वो अभी तक वो मंगोलियन उज्बेकिस्तान जो उनका जो हाइब्रिड संतान है उनको ही अपना पूर्वज मानते हैं। ये ठीक नहीं है भारत के उस। और दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का कोई हिंदू मुसलमान से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो भारत और अभारतीय का युद्ध है। ये तो आक्रांता और भारतीय समुदाय के बीच की लड़ाई है। और मैं कहता हूँ कि औरंगजेब के साथ किसी को क्यों जुड़ना चाहिए। आज दुनिया को कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि औरंगजेब कैसा था, कितना क्रूर था, कितना, मैं कहता हूं कि जो जिसे कहते हैं कि पाशविक व्यवहार कहें तो पशुओं को भी लज्जित करने वाला व्यवहार था उसका, अमानवीय चेहरा जो था। तो अब मुझे लगता है कि उसका अंत समय आ गया। अब औरंगजेब का कोई भी निशान वहां रहना नहीं चाहिए। वहीं नागपुर में भी आज वीएचपी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। औरंगजेब के पोस्टर्स को पैरों से कुचला, शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नारेबाजी की। साथ ही ये भी मांग की कि जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाया नहीं जाएगा, तो फिर बाबरी स्टाइल में कार सेवा भी हम कर सकते। इसकी चेतावनी भी आज वीएचपी की ओर से दी गई है। क्या आह्वान किया है, आज का दिन ही क्यों चुना? अयोध्या में बाबरी मस्जिद कभी थी ही नहीं, उसके में कभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। वो बाबरी ढांचा था जिसने राम मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनाया। उस ढांचे को तोड़ा गया और वहां मंदिर का निर्माण हुआ। ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी ये जो आंदोलन आज से प्रारंभ हुआ है, इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग है। वो मंदिर निर्माण करने के लिए आंदोलन था, ये कब्र को हटाने के लिए आंदोलन है। दोनों की रूपरेखा अलग है। ये संभाजी महाराज के प्रति जो क्रूरता औरंगजेब ने की, उसका विरोध है। औरंगजेब ने जो हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया जीने के लिए, उसका विरोध है। औरंगजेब ने जो हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, उसका विरोध है। और ऐसे औरंगजेब का जिन कुछ लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, उसका विरोध है। और जब तक ये थड़गा यहाँ बना रहेगा, तब तक औरंगजेब को जिंदा रखने का ये पापी काम करेंगे। इसलिए थड़गे को ही हटा करके उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन ताजा संग्राम शुरू हुआ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब के प्रेम के बाद। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बता दिया। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन विवाद तब तक काफी आगे बढ़ चुका था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, तो सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस राज में कब्र को एएसआई का संरक्षण मिल गया और इस कारण इसे हटाने में मुश्किल है। रामदास अठावले ने फडणवीस से इस पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा, लेकिन महाअघाड़ी के नेता औरंगजेब की कब्र को हटाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दो तर्क है। एक तो यह है कि कब्र महाराष्ट्र में औरंगजेब की हार की निशानी है, और दूसरा तर्क ये है कि महाराष्ट्र और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आखिर कब्र हटाने में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है। महाराज हे तर खूप लवकर आपल्यातनं निघून गेले,
पण महाराजांनी या भारतामध्ये, या मराठी मातीमध्ये एक असा अंगार फुलवला की त्यानंतर या ठिकाणी औरंगजेबाला गाडल्याशिवाय मराठे थांबले नाहीत. मराठ्यांनी यानंतर या संपूर्ण मोगली साम्राज्याचा निपात केला आणि दिल्लीवरही झेंडा गाडणारे जर कोणी होते तर ते मराठे होते. शिवसेना ने ही सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बनाया था, लेकिन बदले हालात में उद्धव गुट खुलकर औरंगजेब की कब्र हटाने का विरोध कर रहा है. उद्धव गुट का तर्क है कि ये कब्र महाराष्ट्र में मुगलों की पराजय का प्रतीक है और इसीलिए इसे क्यों हटाना, इसे महाराष्ट्र के शौर्य के प्रतीक के रूप में रखा जाना चाहिए. उद्धव गुट के सभी नेता इस बारे में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और आज सामना में इस बारे में संपादकीय भी लिखा गया. इसमें कहा गया कि ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है. महाराष्ट्र ने तलवार के बल पर स्वराज्य बनाया और जो उनकी तलवार से टकराया उसे इसी मिट्टी में दफन कर दिया. उनमें से एक बादशाह औरंगजेब भी था. कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है. कोई उनको चाबी मारता है. अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है उनके ऊपर आप आंदोलन करो. और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है. सरकार किसकी है, मोदी जी की है ना. सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में. तो आंदोलन क्यों कर दो. ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र. किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को. रोका तो नहीं है ना किसने. ये आंदोलन का नाटक बंद करो. लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर. अब देखिए, इस मुद्दे पर सियासत तो अपनी जगह पर है, लेकिन आखिर औरंगजेब के कब्र को महाराष्ट्र से हटाने में अड़चन क्या आ रही है, हम आपको बताते हैं. इसकी वजह है औरंगजेब की कब्र का एएसआई से संरक्षित होना. औरंगजेब की कब्र एएसआई एक्ट 1958 के तहत प्रोटेक्टेड है और इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा हासिल है. एएसआई एक्ट 1958 के मुताबिक इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी औरंगजेब के कब्र को हटाकर इतिहास बदलना चाह रही है. औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था. अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए. क्यों. छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी. लोगों की सत्ता यहाँ पे होने के कारण वहां पे लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी. और वो जो औरंगजेब, जिसके पास इतना पावर होते हुए भी वो फाइनली किस लेवल तक रहा, सिर्फ कब्र तक रहा. तो इसके कारण एक हिस्ट्री लोगों के सामने आती है. और अगर ये कब्र आज निकाली 200 साल के बाद, ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे. उसके बारे में वो माहिर है. इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए. औरंगजेब ने करीब 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया. आखिर उसकी कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ही क्यों है, इसकी वजह भी खास है. दक्कन की जंग जीतने की जुनून में अपनी जिंदगी का बड़ा वक्त गुजारने वाले औरंगजेब की मौत 87 साल की उम्र में 1707 में अहमदनगर में हुई थी. फिर उसकी कब्र औरंगाबाद के खुलदाबाद में बनाई गई और इसके पीछे 2 वजह बताई जाती हैं. एक तो औरंगजेब की बेगम का, बीवी का मकबरा यहीं पर है और दूसरा औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसे उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए. यहां पर औरंगजेब के कब्र को उसकी वसीयत के मुताबिक ही बनाया गया है. औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपना आंदोलन तेज किया है. बजरंग दल पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहा है और साथ ही कलेक्टर ऑफिस में जाकर आवेदन भी दे रहा है. ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, अलग अलग जिलों में हो रहा है. मुंबई में भी बांद्रा में कलेक्टर ऑफिस में बजरंग दल के लोग पहुंचे हैं और अपना ज्ञापन दिया है. क्या आप लोगों ने ज्ञापन में कहा है? हमने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये जो औरंगजेब है, इसकी कब्र महाराष्ट्र की इस पावन धरती पे से हटनी चाहिए.
क्यों हटनी चाहिए? क्योंकि ये जो औरंगजेब था वो एक क्रूर शासक था। इसने भारत में आकर हमारे मंदिरें तोड़ी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई लाखों लोगों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। अगर वो धर्मांतरित नहीं होते तो उनकी हत्याएं तक की है। और हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज को 40 दिन तक उसने जो यातनाएं दी, गरम गरम लोहे का सलिया उनकी आंखों में डाला, उनकी जो जीभ काटी, उनकी जो चमड़ी को उधेड़ा, उनके एक एक नखुन को काटा, वो जो पीड़ा और वो जो वेदना है वो आज भारत का हिंदू समाज और इस देश का युवा खुद के अंदर वो खुद को व्यक्त कर रहा है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस आक्रांता का चिन्ह हम देखना नहीं चाहते और इसीलिए हटनी चाहिए। अगर शासन ऐसा नहीं करता है तो डेमोक्रेसी में समाज को, जनता को ये हक दिया है कि उस पर लड़ाई लड़े और 1 महीने के बाद अगर शासन हमारी बात नहीं मानती है तो इस आंदोलन का अगला चरण होगा चलो खुलताबाद। औरंगजेब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है और ऐसे में बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता इस मुद्दे पर सड़क पर उतर आए। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कोल्हापुर में रैली की। किसी भी हालात में औरंगजेब की कब्र तो महाराष्ट्र की धरती से उखाड़ फेंकने की बात की और साथ ही शिवाजी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज करने की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं के बीच जोशीला भाषण भी दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भी मुंबई में मोर्चा संभाले हुए नजर आए। नितेश राणे ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। नितेश राणे ने कहा कि बाबरी ढांचा गिराने के समय हमने आपस में बात की थी क्या? आम्ही कब तक काम करणार? हिंदुत्वादी सांगायचं म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा। बाबरी मस्जिद तोडत असताना आपण एक दुसऱ्याला विचार करतो नाही। आपल्या कान सेवकांनी योग्य काम केलं। सरकार महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विडेट्टीवार का कहना है कि मरने के बाद औरंगजेब की कब्र को खोदकर आपको क्या मिल जाएगा? उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं, केवल हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो। पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है।